हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दोस्तों, गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियां हमें बताती हैं, हमें समझाती हैं कि प्रकाशमान तो संपूर्ण विश्व को करना ही है, उजाला फैलाना है, लेकिन इस बात को भी इंश्योर हमें करना होगा कि कहीं अंधेरा न रह जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। दीप पर्व दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में जितने भी अंधेरे हैं, धुंधलके हैं, वो सब छटें, आप सबकी जिंदगी प्रकाशमान हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो राह है वो आसान हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में, संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में, कुछ पुस्तकों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या हो इस हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य के साथ सबसे खास बात क्या है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं, सर बहुत मोनोटोनस हो जाता है, जीएसजी के पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है, क्या इसका कुछ ऑल्टरनेट या उपाय हो सकता है। मैं उन सब से कहता हूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको मुख्य परीक्षा में नंबर तो दिलाता ही है, आपको इस मोनोटोनी से, एक रास्ता से दूर भी ले जाता है। हिंदी साहित्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अगर आप पिछले 15 से 20 वर्षों का इतिहास देखें, यूपीएससी जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, तो शायद हिंदी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ है हिंदी साहित्य, और अंग्रेजी माध्यम के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जर्नी को सफल बनाया है हिंदी साहित्य के साथ में। चलिए, इसके आगे की अगर आपको बात बताऊं तो सिलेबस भी छोटा है, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, दोहे हैं, है ना, इनको ही पढ़ना है जो जिंदगी में, समाज में हमको एक नया नजरिया दिखाते हैं। और जब हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो आप ऑन एन एवरेज जो मार्क्स मिलते हैं मुख्य परीक्षा में, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शनल सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया है कि 850 नंबर अगर आपके कुल मिला के मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं तो आप IAS बन जाएंगे, ठीक है, IAS बन जाएंगे आप। लेकिन उन 850 नंबर में सबसे बड़ा जो पार्ट होगा, लगभग आधे का या एटलीस्ट 40 से 45% का, वो अकेले ऑप्शनल्स का होगा। तो उसमें आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, और ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा नंबर जिस ऑप्शन में मिलते हैं वो हिंदी साहित्य ही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पाठ्यक्रम को देखेंगे, फिर पुस्तकों को देखेंगे, फिर हम लोग क्रिस्प तरीके से सबसे बेहतर रणनीति क्या हो हम उसको देखते चलेंगे। चलिए, आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर मुझसे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, स्कैन करके जुड़ जाइए। ऑफिशियल विकास डालेंगे तो भी आप मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, स्कैन करके इट्स विकास लाइव, ठीक है, दोनों टेक्स्ट या स्कैन फॉर्मेट, जैसे आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ जाइए, मुलाकात होगी, बात होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र 1 है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न पत्र 1 में क्या है, देखिए, प्रश्न पत्र 1 खंड क हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के इतिहास की बात करता है। प्रश्न पत्र 1 खंड क हिंदी भाषा का जो साहित्य है, जो उसके इतिहास की बात करता है। प्रश्न पत्र 2 खंड क पद्य की बात करता है, कुछ कवियों की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न पत्र 2 खंड ख गद्य की बात करता है, जहां पे जो गद्य की विभिन्न विधाएं हैं और उनसे जुड़े जो साहित्यकार हैं उनकी बात करते हैं। तो जो पहला पेपर है उसमें जो पहला पार्ट है वो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास है। सबसे पहला जो विषय है वो क्या है, अपभ्रंश अवहट्ट प्रारंभिक हिंदी का व्याकरण तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। आप सबको पता है कि जो हिंदी डेवलप हुई है वो संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी, इस दिशा में आगे बढ़ी है और बड़ा लंबा इतिहास तय किया है। जिस हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूं ये यूं ही नहीं आई है, बहुत सारे जिसे कहते हैं ना परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगे हैं, तब हम हिंदी को यहां तक लाने में सफल हुए हैं और बड़े लोगों का इसमें योगदान है ना। तो इसका जो व्याकरणिक स्वरूप है हम उसको पढ़ेंगे, है ना। मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। आप सबको पता है कि जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का, तो जो 2 काल आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं भक्ति काल और रीति काल, जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास में आते हैं, तो इन दोनों कालों में इन 2 भाषाओं का राज था। मतलब अवधि और ब्रज ने जो छटा बिखेरी थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत में या कह सकते हैं विश्व में जो सबसे बड़ा
महाकाव्य लिखा गया, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। और भारत के साहित्यिक इतिहास में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई भाषा या बोली हुई तो वो ब्रज थी। इन दोनों को आपको पढ़ना है इसमें, ब्रज और अवधी भाषा के साहित्यिक भाषा के रूप में विकास को आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप की बात करेंगे। आप सबको पता है कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आदिकाल पढ़ते हैं। आदिकाल में जो शुरुआत होती है वो सिद्धनाथ साहित्य से होती है। उस सिद्धनाथ साहित्य में हम पढ़ेंगे कि जो कढ़पा, लुइपा इस प्रकार के जो सिद्ध संत थे, या हम जब गोरक्षनाथ या चरपटीनाथ इस प्रकार के जो नाथ संत थे, इनके बारे में, इनके साहित्य के बारे में, फिर जैन साहित्य के बारे में लिखा हुआ ना। उसके अलावा खुसरो साहित्य, जैसे आपको सबको पता है कि अगर विविधता की बात की जाए तो खुसरो के आसपास कोई कवि नहीं ठहरता। और उस समय सोचो ना कि जिस समय हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, उस समय खुसरो जो लिख रहे थे आज की हिंदी के एकदम सामने में लगता है, एक थाल मोती से भरा, इस प्रकार की भाषाएं प्रयोग करते हैं खुसरो। तो खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि को हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली किस प्रकार से प्रारंभिक रूप से दिखती है। बहुत से जैसे आप कविन कबीर की बात करें, आप रहीमदास की बात करें, अगर हम आचार्य रैदास, रविदास जी की बात करते हैं तो आपको बहुत जगह इस प्रकार की हिंदी दिखती है। और वो खड़ी बोली जो मैं घर जा रहा आप ना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रू तासुका जो चले हमारे साथ, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी की पंक्ति है। ये सब खड़ी बोली के जो आधुनिक स्वरूप है उसके बहुत करीब है, हम उनको भी पढ़ेंगे। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये कितनी साम्य में है वर्तमान हिंदी के, इसको हम लोग देखेंगे। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि के विकास को देखेंगे, है ना। जब हम नागरी प्रचारणी सभा की बात करते हैं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो साइड में जब हटिएगा तो नागरी प्रचारणी सभा का इतिहास देखिएगा। कुछ यंग स्टूडेंट्स ने किस प्रकार से एक ऐसा संस्थान बना दिया जो भविष्य में हिंदी का सबसे प्रमुख संस्थान बन के उभरा। क्या अद्भुत कहानी है, उसको जरूर पढ़िएगा, है ना। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का जो विकास है और इस विकास में जिन लोगों का बहुत योगदान है, जैसे शुरुआत में हम निश्चित तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करेंगे और फिर अद्भुत द्विवेदी युग जिनके नाम पे पड़ा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके साथ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, मैथिली शरण गुप्त जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे। फिर हिंदी भाषा और नागरी लिपि का जो मानकीकरण है, क्योंकि हम सबको पता है कि किसी भी भाषा को मानकीकृत किया जाना बहुत जरूरी है। और हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो वो मानकीकृत कैसे हुई, देवनागरी लिपि जो वो मानकीकृत कैसे हुई, आप सबको पता है ना। मैं जो बोल रहा हूं वो हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जो इंग्लिश में लिखते हैं ना NOWHEN, वेन, ये सारी रोमन लिपि है। ऐसे ही उर्दू की नैस्तालिक लिपि है। तो हर सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। तो हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण की बात करेंगे क्योंकि हिंदी साहित्य की बात हो रही है, ठीक है। बात करें प्रश्न इसी के अगले खंड क में ही आगे की, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, मैंने इस पे बहुत से वीडियो किए हैं और मैंने बताया है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा गहन स्तर पे जो लोगों के मन तक पहुंची वो हिंदी भाषा थी। आप चाहे मैथिली शरण गुप्त के साहित्य की बात कर लीजिए, आप तोड़ो 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 कारा निकले फिर गंगा जलधारा, आप निराला जी की बात करें, या आप माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीरनिक। या जब आप सुभद्रा कुमारी चौहान को सुनते हैं, है ना, कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो सब इसी राष्ट्रभाषा के तौर पर जो हिंदी के विकास के एक आयाम बनते हैं। उस पर मैंने वीडियोज भी बहुत सारे किए हुए हैं। फिर भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, आप सबको पता है कि हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, राष्ट्रभाषा अभी नहीं बनी है। हाँ, संपर्क भाषा का दर्जा जरूर इसको मिला हुआ है अनऑफिशियली, लेकिन अभी राष्ट्रभाषा तो नहीं है और बड़ा इस पे विवाद होता है। इस पे भी हमने वीडियो भी की है और इस पे हमने संवाद भी किया है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, आप सबको पता है कि वर्तमान में जब हम विज्ञान और तकनीक को देखते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सी भाषाएं ऐसी आती हैं जहां पे वैज्ञानिक और तकनीकी कमियां दिखती हैं। हिंदी भाषा पर इस पे काम किया गया है, न सिर्फ शब्दावलियों में बल्कि इस बात पे भी काम किया गया है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा तकनीक के सामने में सही से फिट बैठे, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध देखेंगे। आप सबको पता है कि जब हम भोजपुरी में बोलतानी तो ये भोजपुरी बा, हिंदी भाषा की ये एक
बोली है। ऐसे ही जब ब्रज की बात करते हैं, जब ब्रज भाषा की बात करते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो ब्रज भाषा हो जाती है। जब मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी, ये यहाँ पे अवधि आ जाती है। तो इन सब बोलियों की बात भी हम करेंगे जब इसमें बात करेंगे, तो ठीक है। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास और मानक हिंदी का जो स्वरूप है, इस विषय को भी हम इसमें देखेंगे कि क्या जो लिखा है ना कि नागरी लिपि की जो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और यकीन मानिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं जो दरअसल नागरी लिपि की जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे हम उसको ही बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। और मानक हिंदी की जो व्याकरणिक संरचना है, इस समय जो हम लोग करते हैं, संधियों की बात करते हैं ना, शब्द जो 12 खड़ी है उसकी बात करते हैं, हर चीज को हम बड़े इन डेप्थ तरीके से, बड़े विस्तारित तरीके से पढ़ते हैं। मैं तो पढ़ाता हूं और स्टूडेंट को मजा भी आता है, इसको भी मजा भी आता है, पढ़ेंगे उसको, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 का खंड ख है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। आप सबको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली 2 खंड में पढ़ते हैं। पहले हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, दूसरा हम गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। निश्चित तौर पर जो पद्य साहित्य का इतिहास है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पद्य साहित्य के इतिहास में जिन लोगों को हम पढ़ते हैं, हम चाहे कबीर की बात करें, सूर की बात करें, तुलसी की बात करें, है ना, हम बात करें जायसी की, हम बात करें बिहारी की, ये जितने भी, निराला की, हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, ये सभी कवि बड़े फेमस हैं। अज्ञेय की बात करें, नागार्जुन की बात करें, मुक्तिबोध की बात करें, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा 60-40 का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला इसमें हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। देखिए, प्रासंगिकता और महत्व 2 अलग अलग शब्द हैं। प्रासंगिकता मतलब आज भी हिंदी साहित्य जो लिखा गया वो प्रासंगिक क्यों है, आज उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और महत्व उस समय उसका महत्व क्या था, उस समय वो इंपॉर्टेंस क्या था कि उसने क्या बदलाव लाए। तो प्रासंगिकता और महत्व में डिफरेंस होता है, हम उसको समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की बात करेंगे। आदिकाल जिसमें सिद्धनाथ और आसु साहित्य की बात करेंगे, जैन साहित्य वगैरह भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र की बात हो ही गई। विद्यापति की बात करेंगे, है ना। विद्यापति वो जिन्होंने अवहट्ट को एक भाषा के तौर पे, एक बोली के तौर पे स्थापित किया। उनके लेखों से पता चला कि अवहट्ट अपभ्रंश से अलग थी, तो इनका भी इंपॉर्टेंस है। फिर भक्ति काल की बात करेंगे, संत काव्य धारा की बात करेंगे, सूफी काव्य धारा की बात करेंगे, कृष्ण और राम भक्ति काव्य धारा। आप सबको पता है ना कि सगुण में कृष्ण और राम भक्ति धारा और निर्गुण में संत और सूफी धारा होती है, हम उसको पढ़ेंगे, है ना। मुख्य कवि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। प्रश्न पत्र 2 खंड क में भी ये सभी कवि हैं, मतलब ये चारों कवि को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बात करें इसके बाद की, तो फिर उसके बाद रीतिकाल की बात करते हैं, जहां पे रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, ठीक है, रीति युक्त काव्य, सबको पढ़ेंगे, है ना। और आपके प्रश्न पत्र 2 खंड क के सिलेबस में इसमें से सिर्फ एक कवि है बिहारी, हम उनकी भी बात की जाएगी। लेकिन जब हम प्रश्न पत्र 1 खंड ख को पढ़ेंगे तो हम केशव को भी पढ़ेंगे, बिहारी को पढ़ेंगे, पद्माकर को भी पढ़ेंगे, घनानंद को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आधुनिक काल आ जाता है, तो नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, भारत के लेखक जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग ये पहला युग था जहां पे किसी व्यक्ति के नाम पे एक काल का नामकरण हुआ है। उसका पूरा श्रेय जिनके नाम पे है, भारतेंदु, भारत के जो चंद्रमा है, यानी कि जो हरिश्चंद्र जी हैं, इनके नाम पे रखा गया, क्योंकि अद्भुत व्यक्ति थे। मतलब मुझे लगता है कि गद्य के विकास को एकमात्र व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा कर दिया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे उस काल को रखा गया। और उस समय जब लोगों के मन में द्वंद्व हुआ करता था कि अंग्रेजों के अगेंस्ट जाएं, अंग्रेजों के साथ में आए, उस समय उन्होंने बहुत सी चीजों को मुखरता से, भारत दुर्दशा आपके सिलेबस में भी है, वो भारत दुर्दशा इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता की जो प्रमुख वृत्तियां हैं, जैसे आपको पता है कि द्विवेदी युग तक तो हम परिष्करण के दौर पे चल रहे थे कि खड़ी बोली आ जाए, उसके बाद छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता आंदोलन जो थे, हम सबको देखेंगे। तो छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता, इन सबको विस्तार से देखेंगे, है ना। कि एक गोली लगी, ठीक है, जब गोली लगने की घटना का जब जिक्र है कि एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ, एक के मुंह से निकला आलू, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि तीसरे का पेट खाली था, ये वाला जो इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं, इन सबको देखेंगे, है ना। हम सारी कविताओं को भी देख के चलेंगे। यहाँ पे प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो मैत्री शरण गुप्त जी, इनको हम लोग देखेंगे, ये आपके प्रश्न पत्र 2 खंड क के सिलेबस में भी है। जयशंकर प्रसाद प्रश्न पत्र 2 खंड क के सिलेबस में भी है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पत्र 1 का खंड ख है ना। इसके अलावा आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी हम लोग देखेंगे। महादेवी वर्मा आपके प्रश्न पत्र 2 खंड क के सिलेबस में नहीं है, अभी आएंगे तो आप देख लीजिएगा। दिनकर साहब को पढ़ेंगे, अज्ञेय साहब को पढ़ेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ेंगे, नागार्जुन को पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। तो इस पूरे में से सिर्फ महादेवी वर्मा आपके सिलेबस प्रश्न पत्र 2 खंड क में नहीं है, बाकी सब है। तो इसका मतलब कि जब आप इसको पढ़ेंगे उसी समय इतने विस्तार से पढ़ लीजिएगा कि आगे दोबारा जब पढ़ें तो लगे कि रिवीजन हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो कथा साहित्य पे आ जाते हैं, जो गद्य साहित्य का इतिहास है। तो हम उपन्यास और यथार्थवाद की बात करेंगे, हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास की बात करेंगे, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी की बात करेंगे। और आप सबको पता है कि अगर उपन्यासों की बात हो रही है तो हु बेटर देन प्रेमचंद्र। मुझे लगता है कि अगर मैं भारत में माइक लेकर निकल जाऊं किसी भी गांव में, किसी भी दूर खेड़े में, तो अगर व्यक्ति किसी साहित्यकार का नाम नहीं बता पाएगा तो प्रेमचंद जी का जरूर बता पाएगा। और क्या अद्भुत व्यक्तित्व थे, तो इनको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास क्या हुआ, फिर हिंदी कहानी की जो चरण है ना, जैसे प्रेम जो कहानीकार हैं जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन नग्गी हैं, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, सबको पढ़ेंगे। जब मोहन राकेश की बात करेंगे तो मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन आपके सिलेबस में। इसके अलावा इनकी एक एकांकी मुझे बड़ी पसंद है, अंडे के छिलके, जरूर पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी है। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो हिंदी रंगमंच के विकास की बात करेंगे। ठीक है, रंगमंच नाटक में क्या डिफरेंस होता है इसकी भी बात करेंगे। रंगमंच के विकास की बात करेंगे तो फिर हम लोग एनएसडी वगैरह की भी बात करेंगे, है ना। इन सबको विस्तार से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, नाटक और रंगमंच की में क्या डिफरेंस होता है, नाटक का उद्भव और विकास की बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख नाटककार जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका नाटक आपके सिलेबस में भी है। जयशंकर प्रसाद का नाटक आपके सिलेबस में कौन सा है, जरा कमेंट बॉक्स में बताओगे, हालांकि आगे आ जाएगा, है ना, स्कंदगुप्त। ठीक है, जगजीत चंद्र माथुर की बात करेंगे, राम कुमार वर्मा की बात करेंगे, मोहन राकेश का भी नाटक आपके सिलेबस में, उसको भी पढ़ेंगे। आलोचना की बात करेंगे तो हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, सैद्धांतिक, व्यावहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा को हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी, आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य के कुछ सबसे प्रमुख आलोचकों में से एक है, उनकी बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो समानांतर उनसे एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ऑल्टरनेट देते हैं। जब हम विराट कोहली बनाम रोहित शर्मा करते हैं तो वहां पे तो बहुत साम्य भी दिखता है। यहाँ पे हर वो चीज जो शुक्ल जी ने कही अगर तार्किक रूप से गलत है तो उसका खंडन यहाँ पे द्विवेदी जी ने किया। इसके अलावा रामविलास शर्मा और नागेंद्र जी को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हिंदी गद्य की अन्य विधाओं पे यानी कि ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत को हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रश्न पत्र एक पूरा होता है, खंड क भी देख लिया, खंड ख भी देख लिया। अब प्रश्न पत्र 2 पे आते हैं, खंड क पद्य साहित्य है। इसमें सबसे पहले आप कबीर को पढ़ेंगे। कबीर ग्रंथावली के जो आरंभिक 100 पद हैं आप उनको देखेंगे, यानी कि गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग, इनको आप देखेंगे। जो पहले 100 पद है उनको देखेंगे। सूरदास का भ्रमर गीत सार है, आरंभिक 100 पद इनके भी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसको संकलन किया है। इस किताब को आप ले सकते हैं, मैं अपने बच्चों को इसको भिजवा दिया करता हूं। तुलसीदास का रामचरितमानस, इसका सुंदरकांड, मतलब जो रामचरितमानस में सुंदरकांड जो है, जो अवधि में लिखा गया है वो आपके सिलेबस में है। और कवितावली का उत्तरकांड जो ब्रज भाषा में लिखा गया है वो आपके सिलेबस में, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा पद्मावत, सिंघलदीप खंड और नागमती वियोग खंड, इससे ये 2 खंड पढ़ने हैं। श्याम सुंदर दास ने इसका संकलन किया है, आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे संत साहित्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भक्तिकालीन साहित्य की बात करें तो संत साहित्य के कवि एक ये है, एक ये है, ये संत साहित्य, ये सूफी साहित्य, ये कृष्ण भक्ति, ये राम भक्ति, इनको हमको पढ़ना है। उसके बाद बिहारी हैं जो रीतिकाल के एकमात्र कवि आपके सिलेबस में, इनकी बिहारी रत्नापर के आरंभिक जो 100 पद है वो पढ़ने हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसको संकलित किया है। मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती है इसे हमें पढ़ना है, पूरा नहीं है, क्या सिलेक्शन है उसको अभी हम देखेंगे, है ना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग हमें पढ़ना है। हालांकि इसकी पूरी स्टोरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप मेरे स्टडी IQS हिंदी पे जो मेरी हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाके देख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राग विराग, जिसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता है, हम इसको देखेंगे। राम की शक्ति पूजा जो अद्भुत अद्भुत और अद्भुत रचना है, जहां पे पहली बार हम राम को शाक्त यानी कि शक्ति के स्वरूप को पूजते देखते हैं और राम के उस मानवीय स्वरूप को भी देखते हैं। फिर कुकुरमुत्ता जो कैपिटलिस्ट बनाम जो कम्युनिस्ट वाली एक बात होती है, डिबेट होती है, इसमें बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार कविता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड ख में जो बच गए वो रामधारी सिंह दिनकर, उनका कुरुक्षेत्र हम लोग देखते हैं। अज्ञेय के आंगन के पार द्वार में जो असाध्य वीणा है, अद्भुत है, जब केश कांबली उसको साधते हैं, उस वीणा की बात करेंगे। मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस से हम लोग परिचित होंगे। और बाबा नागौरजन के बादल की घृत धेका है, अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा, इन 3 कविताओं से हम लोग वाकिफ होंगे जो अद्भुत कविताएं हैं। आप सबको पता है कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये वाली कविता आप देखेंगे। फिर हरिजन गाथा क्या अद्भुत है, मतलब हरिजनों के
जो दुख है उसको कितने अच्छे से उन्होंने वर्णित किया है, हम इसको भी देखते जाएंगे। आ जाता है प्रश्न पत्र 2 खंड ख। गद्य साहित्य में भारतेंदु का भारत दूरदर्शन नाटक है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आपके बात में है, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है भाग 1 जिसमें इस प्रकार के निबंध हैं, कविता क्या है और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति। इसके अलावा निबंध ले ले आपके सिलेबस में जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र के संपादक हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञे कुबेरनाथ राय के जितने भी निबंध हैं वो इसमें संकलित हैं। तो ये दोनों आपके सिलेबस में ध्यान रखिएगा, है ना। प्रेमचंद्र जी की जो गोदान और उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संकलन है ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो जो जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक आपके सिलेबस में है, यशपाल का जो दिव्या है वो आपके सिलेबस में है, फणेश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, क्या अद्भुत, मतलब पहली उनकी देशज भाषा में लिखी एक रचना जिसने उनको इतना ज़्यादा प्रसिद्धि दिला दी, उनको बड़े बड़े अवार्ड जो थे वो मैला आंचल के लिए मिले। उसके अलावा मनु भंडारी का महाभोज जो नाटक और एक उपन्यास दोनों के तौर पे बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, किस प्रकार से करश्रम देखता है। उसके अलावा राजेंद्र यादव द्वारा संकलित एक दुनिया समानांतर, एक भी कहानी ऐसी नहीं जिसको पढ़ेंगे तो आप अलग दुनिया में नहीं पहुंच जाएंगे, अद्भुत 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 कहानी है, ठीक है। तो ये सिलेबस था जो हमने देखा। अभी हम लोग किताबों की बात भी करेंगे। ये यूपीएससी हिंदी साहित्य का संपूर्ण सिलेबस है जिसको हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। बस आपको बताता चलो कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, ठीक है, वो सूरदास से शुरू हो रहा है। प्रश्न पत्र 2 खंड ख में जो सूरदास है उनसे शुरू हो रहा है और 28 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। क्योंकि इस समय दिवाली सेल चल रही है, यानी कि आप देख सकते हैं दिवाली उत्सव सेल, तो जितने भी हमारे बैचेस हैं उसमें अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। विकास लाइव कोड फ्लैश हो रहा होगा, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर को ये सेल क्लोज हो जाएगी। बैच तो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है लेकिन 22 अक्टूबर को ये सेल क्लोज हो जाएगी, उससे पहले आप जुड़ जाइएगा हमारे इस बैच से। आ जाते हैं किताब पे। तो किताब की बात करें तो एक स्पेशल मेंशन है, हिंदी भाषा का विकास, गोपाल राय की किताब है, नीले कलर की अद्भुत किताब है। शॉर्ट में हिंदी भाषा के विकास में इससे बेहतर किताब है ही नहीं। स्पेशल मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था और एक गो में पढ़ गया। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से वन गो में पढ़े जाने वाली किताब मैंने पहली देखी थी। स्पेशल मेंशन। अब आ जाते हैं अन्य किताबों पर। तो ठीक है, तो साहित्य शास्त्र का परिचय देखिए 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है इसका पीडीएफ जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है उसमें भी, ठीक है। इसके अलावा हिंदी भाषा की परंपरा और विकास, डॉक्टर राम प्रकाश की जो किताब है, इस किताब को आप चाहें तो देख सकते हैं। थोड़े से एक अलग अप्रोच के साथ लिखी गई लेकिन बहुत अच्छी किताब है। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। अगर आप मुझसे पूछेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पे विस्तृत रूप से कोई सबसे अच्छी किताब तो डॉक्टर नगेंद्र की किताब है। एक और है हिंदी साहित्य के सरल इतिहास, शॉर्ट में अगर समरी रिवाइज करने के लिए अगर कोई किताब आपको चाहिए तो आप हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब, इसको भी देख सकते हैं। संवेदना किस स्तर तक छूती है वो सब इन्होंने बताया हुआ है ना। इग्नू के जो नोट्स हैं ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके अलावा कविता के जो नए प्रतिमान, डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद, डॉक्टर नामवर सिंह। और ये जो दो कविताएं हैं, ये दो पुस्तकें हैं, अगर आपके पास समय है तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे मेरे पास है, मैंने पढ़ी है। इसमें से छायावाद तो बहुत अद्भुत है। छायावाद के विस्तार को समझने के लिए छायावादी जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद निराला जो आपके सिलेबस में खासकर है, उसके अलावा पंत जी, महादेवी वर्मा जी, उन सबको पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी किताब है। कबीर दास की बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखी जो कबीर किताब है, बहुत अच्छी कबीर पे टिप्पणी है। आषाढ़ का एक दिन, महाभोज, भारत दूरदर्शन स्कंदगुप्त तो आपके सिलेबस में ही है, आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ये अमेजोन पे मिल जाएंगे। गोदान, एक दुनिया समानांतर, प्रेम मंजूषा, कामायनी, दिव्या, निबंध निलय, चिंतामणि, ये सब आपके सिलेबस में है, तो इन किताबों को तो आपको जरूर रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भारत भारती आपके सिलेबस में, कुरुक्षेत्र है, मैला आंचल है, ब्रह्म राक्षस, रामचरितमानस मतलब सुंदरकांड ऑब्वियसली, भ्रमर गीत सार, कबीर ग्रंथावली, ये सब आपके सिलेबस की किताबें हैं, तो इनको आपको जरूर रखना चाहिए, ठीक है। आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा जिसमें है, बिहारी रत्नाकर बिहारी। और एक बात बता दूं, जब आप हिंदी साहित्य के बैच में मुझसे जुड़ेंगे तो आपको ये जो पद्य की किताब है लेने की जरूरत नहीं है, इन सारे का क्रक्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न पत्र 1 खंड क, खंड ख के लिए कोई किताब नहीं, प्रश्न पत्र 2 खंड क के लिए कोई किताब नहीं, प्रश्न पत्र 2 खंड ख के लिए भी कोई किताब आपको नहीं जरूरत होगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन माध्यम में नहीं पढ़ पाते तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं, तो लगभग आपको 75% किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, क्रक्स के माध्यम से और किताबों के माध्यम से भी, ठीक है। इसके अलावा ये किताबें हैं, बादल को घिरते देखा है, राम की शक्ति पूजा, गुकुरमुत्ता, पद्मावत, ये यहां तक आपके सिलेबस की किताबें, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप मेरे बैच से जुड़ेंगे तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कामायनी का मूल्यांकन और पूरा मूल्यांकन, इंद्रनाथ मदान की बड़ी अच्छी किताब है, कामायनी के हर
स्तर को उन्होंने छुआ है, कहाँ पे वो भटक जाती है, कहाँ पे केंद्र में, इसकी बात भी की है। और कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकली एवेल्युएट कर दिया, पर अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने पुस्तकों की बात की। ठीक है, पुस्तकों की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मैक्सिमम किताबें आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा क्रक्स के माध्यम से, और जो पीडीएफ अवेलेबल हो सकते हैं उसके माध्यम से। कुछ किताबें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में ज्यादा नहीं पढ़ पाते, उनको हार्ड कॉपी चाहिए होती, तो आप उसको ऑर्डर कर लीजिएगा, लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया करता हूं। बाकी फिर से बताता चलो कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 28 अक्टूबर से सूरदास से शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने की जो डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी, कहां पे, नीचे लिंक पे या हमारे स्टडी IQ की वेबसाइट पे या ऐप पे। ठीक है, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं एक चीज और आपको बताता चलूं। हाँ, 1 मिनट में आपको बताता चलता हूं, जो स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, मैं उसको भी थोड़ा सा एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी की बात की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है वो हमें दरअसल स्पष्ट कराती है, बताती है कि किस प्रकार से चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, हमने बात की थी किसकी, प्रश्न पत्र। ठीक है, हमने बात की थी प्रश्न पत्र 1 की खंड क, खंड ख। ऐसे ही प्रश्न पत्र 2 है, इसका खंड क है और इसका खंड ख है। ठीक है, अब प्रश्न पत्र 1 खंड क, खंड ख, खंड ये। अब इसमें जो खंड ख है, प्रश्न पत्र 1 का खंड ख, इसमें पद्य का इतिहास है और इसमें गद्य का इतिहास है। ठीक है, गद्य का इतिहास है ना। इसमें हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास है। ठीक है, इसमें खंड क में पूरे पद्य दिए हुए हैं और खंड ख में पूरे गद्य दिए हुए हैं। ठीक है, खंड ख में पूरे, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिए, पूरे इसमें पूरे दिए हुए गद्य दिए हुए। ठीक है, अब आपके लिए जो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होगी वो ये कि आप जब पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप पद्य के कवियों को पढ़ते जाइए, गद्य साहित्य का जब इतिहास पढ़ रहे हैं उसके साथ गद्य के कवियों को पढ़ता चाहिए। और ये एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि प्रश्न पत्र 1 का खंड ख और प्रश्न पत्र 2 के खंड क ख आपके पूरे हो गए। ये एक ऐसा पार्ट है, इसको आप घोट जाइए, इतना ज्यादा रिविजन कीजिए। मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है, सबसे बेहतर मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने, आप स्टडी IQ IAS हिंदी में मेरा मोना जाखड़ के साथ इंटरव्यू देख सकते हैं, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जितना लिमिटेड, जितना बेहतर आप पढ़ेंगे उतना अच्छे नंबर आएंगे। लिमिटेड रिसोर्स और जितना ज्यादा रिवीजन कीजिए। तो प्रश्न पत्र 1 खंड का जो भाषा और लिपि का इतिहास है, इसको इस प्रकार से रगड़ दीजिए, घोटे जाइए, याद कर जाइए। रटना भी उसे रटना नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ाता हूं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है और फिर भी आपका गाइडेंस के लिए यहाँ पे आए हैं, तो अब मैं ये बोलूंगा कि इसको घोल के पी जाइए। ठीक है, उसको घोल के पी जाने से आपको यहाँ पे भी जो ब्रज या अवधि भाषा के स्तर पे बातें हैं, खड़ी बोली के स्तर पे बातें हैं, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पद्य गद्य ये तीनों सेक्शन एक साथ कवर हो जाएंगे। ये तीनों सेक्शन एक साथ, 1 मिनट, जो नीचे के 3 सेक्शन है ये एक साथ कवर हो जाएंगे। और जो प्रश्न पत्र 1 खंड का है उस पे आप अलग तरीके से और थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से आप वहां पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मतलब ये तीनों जो जिसकी मैं बात कर रहा था एक बार, ये जो तीनों है ये एक साथ कवर हो जाएंगे और इसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा आपको। बाकी मैं क्या तरीका अपनाता हूं उसके मैं लगातार स्ट्रेटजी वीडियो और लाता रहूंगा। यहां पर मेरा उद्देश्य था कि आपको सिलेबस और किताबों से परिचित कराऊं। मेरे जो कोर्स है, जो मेरा कोर्स है, उसमें यूं तो हर प्रकार का क्रक्स अवेलेबल करा देता हूं, हर प्रकार की किताबें अवेलेबल करा देता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप ऑफलाइन फॉर्मेट में यानी कि हार्ड कॉपी में किताबें पढ़ना चाहते हैं तो भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक अवेलेबल करा दूंगा। 1-to-1 जो मेंटोरिंग होती है मैं एक बड़े भाई की तरह ग्रुप में देता हूं। आज भी 1800-2000 बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो आज भी मेरे से, जिनके कोर्स पूरे हो चुके हैं, वो भी उसी प्रकार से मेरे पास आते हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं। उनका गाइडेंस उसी प्रकार से चलता रहता है। तो अगर आप अभी भी किसी प्रकार के कंफ्यूजन में है कि क्या करें क्या ना करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस एक काम कीजिए कि आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ जाइए, स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या @ऑफिशियल विकास डालेंगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, कहीं पे जुड़ जाइए, बात कर लीजिए, वहां पे आगे बात की जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज की बात हो, मैं हर लगभग महीने 2 बार कोशिश ये करता हूं कि कॉपियां क्लास में इवैल्यूएट हो, ताकि हर स्टूडेंट को पता चले कि वो कहां गलत है और कहां पे कोई स्टूडेंट बेहतर कर रहा है, तो कंपटीटिव एडवांटेज भी हो। इन सब की जानकारी आपको हमारे ऐप, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, वहां पे आपको ब्रोशर मिल जाएगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी और स्टडी IQ मेन चैनल दोनों पे प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य की, वहां पे बहुत से वीडियो मेरे अपलोडेड होंगे, आप वहां पे भी जाके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द हिंदी साहित्य के नए बैच में। तब तक आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका वर्ष शुभ हो, आपकी तैयारी शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।